Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत एक लड़की रोज की तरह अपने ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलती है, मगर वो ऑफिस नहीं पहुंच पाती है। 50 दिनों तक पुलिस की जांच के बाद भी पुलिस को लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है। मगर फिर एक दिन पुलिस वालों को जांच के क्रम में एक गाड़ी के अंदर एक बूंद खून की बरामद होती है और इस एक बूंद खून से पुलिस को गायब हुई लड़की से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो आखिरकार कैसे एक बूंद खून से गायब हुई लड़की के रहस्य का खुलासा होता है, जानेंगे हम आज के मानिए जब आप पूरी साजिश के बारे में जानेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यह कहानी मुंबई में रहने वाली कृति व्यास नाम की लड़की की है। 28 साल की कृति व्यास मुंबई के ग्रांड रोड स्थित भारत नगर रेजिडेंस में अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद कृति ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित मशहूर ब्यूटी बंट सलोन में काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ कृति फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए 16 मार्च 2018 को भी कृति सुबह के 9 बजे अपने घर से निकलती है और वहां पर पहले से गाड़ी लेकर के इंतजार कर रहे थे उनके दोस्तों के साथ ऑफिस की ओर निकल जाती है। कृति के घर वाले भी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। अभी दिन के लगभग 11:30 बज रहे थे, तभी कृति के माँ के घर के वाईफाई का पासवर्ड पूछने के लिए कृति को फोन करती है। पिछली रात है कृति ने घर का जो वाईफाई का पासवर्ड था वो चेंज कर दिया था। कई प्रयास के बावजूद कृति की माँ कृति से कांटेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि कृति का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। कृति की माँ को लगता है कि शायद किसी काम में बिजी होगी, इसीलिए उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। इसीलिए वह भी कृति को फोन करना छोड़ देती है और अपने काम में लग जाती है। जब शाम हो चली थी, कृति के ऑफिस से वापस आने का समय हो चुका था, मगर वह समय पर ऑफिस से वापस नहीं आ पाती है। कुछ समय कुछ ज्यादा हो जाता है तो परिवार वालों को कृति की चिंता सताने लगती है और अब वह कृति के ऑफिस में फोन करके कृति के बारे में पता करते हैं। यहाँ से उन्हें चौंकाने वाला जवाब मिलता है। ऑफिस वाले बताते हैं कि आज तो कृति काम पर आई ही नहीं, बल्कि लगातार उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। और इस जानकारी के बाद घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अब वह कृति के जो कुछ भी करीबी दोस्त थे उनको फोन करके कृति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। लगभग सभी दोस्त यही जवाब देते हैं कि कृति से आखिरी बार उनकी बात पिछली रात हुई थी। अब घर वाले परेशान होकर आसपास कृति को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद कृति का कहीं अता पता नहीं चलता। यहाँ तक कि पूरी रात बीत जाती है, मगर कृति घर वापस नहीं आती। अगले दिन थक हार कर कृति के घर वाले डीबी रोड पुलिस स्टेशन जाकर के कृति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस कृति के ऑफिस जाकर के जांच पड़ताल करते हैं और कृति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा कृति के दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है। इसी पूछताछ में कृति के दो दोस्त सिद्धेश तमनकर और खुशी शाहजानवी पुलिस को बताते हैं कि जिस दिन कृति गायब हुई थी उसी सुबह कृति इन दोनों को ही कार में ऑफिस के लिए निकली थी। मगर रास्ते में कृति ने उनसे कहा कि उन्हें ग्रांड रोड स्टेशन पर ही ड्रॉप कर दे, क्योंकि यहाँ पर किसी से उन्हें मुलाकात करनी है। यहाँ से वह ट्रेन से ऑफिस चली जाएगी। इन दोनों दोस्तों के बयान को पुष्टि करने के लिए पुलिस वाले अब कृति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फोटोज खंगालना शुरू करते हैं। तो सीसीटीवी फोटोज में साफ नजर आता है कि 9 बजे के आसपास 16 मार्च 2018 की सुबह कृति अपने घर से उतरती है। वहीं से खुशी पहले से ही अपने कार के लिए अपने दोस्तों की कार के लिए इंतजार कर रहे थे। इसी कार में कृति बैठती है और फिर कार आगे की तरफ बढ़ जाती है। क्योंकि आखिरी बार कृति को सुदेश तमनकर और खुशी शाहजानवी के साथ देखा गया था, इसीलिए पुलिस इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनने को कहते हैं और इन दोनों से कृति से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी और 16 मार्च 2018 को घटित एक छोटी बात बताने को कहते हैं। एक एक से चीज बताने के लिए उन्हें कहा जाता है। ये दोनों पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि कृति को आखिरी बार सिद्धेश और खुशी के द्वारा ही देखा गया था। इसीलिए लोगों को शक होता है कि शायद इन दोनों ने ही कृति के साथ कुछ गलत किया है।
मगर कई दिनों की पुलिसिया जांच में यह दोनों बेगुनाह पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, सिद्धेश और खुशी लगातार पुलिस को जांच में सहयोग भी करते रहते हैं। इसके अलावा दोनों फरहान अख्तर की एक एक्स वाइफ का ही जब कृति का कुछ दिनों तक अता पता नहीं चलता है, तो कृति के दोस्तों और ऑफिस वालों के अलावा फरहान अख्तर खुद भी हाथों में ले लेते हैं इस केस को। और जांच वो शुरू करते हैं, तो शुरुआती जांच करते हैं एक बार फिर से सभी सस्पेक्ट और आखिरी समय में कृति के आसपास दिखे गए लोगों को जांच के लिए बुलाया जाता है और उन सभी से लंबी पूछताछ किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक कृति आखिरी बार सिद्धेश और तमनकर और खुशी शाहजानवी के साथ दिखी थी। इसीलिए क्राइम ब्रांच की टीम भी इन दोनों को ही सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। क्राइम ब्रांच के सामने भी सिद्धेश तमनकर और खुशी शाहजानवी कहते हैं कि सुबह 9 बजे के आसपास इन दोनों ने अपनी कार में कृति को लिफ्ट दिया था और उन्हें लेकर के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, मगर ग्राउंड रोड पर स्टेशन के करीब पहुंचकर कृति कार से उतर गई थी। इस दावे की पुष्टि के लिए कृति के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच होती है, जो पहले ही हो चुकी थी। मगर जैसे ही इन दोनों ने कहा था, उन्होंने वैसे ही कृति को ग्रांड रोड स्टेशन के करीब ड्रॉप किया था। वहां की सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले नहीं हुई थी, इसीलिए क्राइम ब्रांच की एक टीम तत्काल ही स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं। इसके अलावा सिद्धेश तमनकर और खुशी शाहजानवी की कार में भी जो सीसीटीवी लगा हुआ था, उसकी भी फुटेज की जांच शुरू हो गई थी। यहाँ चौंका देने वाली खुलासा होता है, न तो खुशी, सिद्धेश और ना ही कृति स्टेशन के आसपास या स्टेशन पर लगे किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हैं, और ना ही सिद्धेश तमनकर की कार में लगे सीसीटीवी कैमरे से इन दोनों के 16 मार्च 2018 को स्टेशन की तरफ जाने की पुष्टि होती है। जब इस बारे में सिद्धेश और खुशी से पूछा जाता है कि तुमने तो बताया था कि तुम दोनों ने कृति को ग्रांड रोड स्टेशन पर ड्रॉप किया था, जबकि सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तुम लोग वहां गए ही नहीं थे। इस पर सुदेश और खुशी पुलिस वालों से कहते हैं कि दरअसल पहले कृति ने उससे कहा था कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, मगर रास्ते में कृति ने नवजीवन सोसाइटी के पास ही उतरने के लिए कह दिया था। इसी कारण से वह ग्रांड रोड स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि दोनों प्राइम सस्पेक्ट ने कई बार अपना बयान बदल लिया था। इसीलिए पुलिस वालों को अब डाउट होने लगा था और इन दोनों पर कड़ी नजर रखी जाने लगती है। इसके अलावा उनके फोन रिकॉर्ड्स की भी जांच की जाती है, मगर कहीं दोनों आजाद घूमते रहते हैं, कोई भी संदिग्ध नहीं मिलता है। और अब कृति को गायब हुए लगभग 50 दिन से ज्यादा हो चुके थे, मगर कहीं भी कृति का कोई अता पता नहीं था। ऐसा लगने लगा था कि शायद कृति के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलेगा, मगर तभी पुलिस को एक ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। दरअसल जिस कार से आखिरी बार यानी 16 मार्च 2018 को कृति, सिद्धेश और खुशी शाहजानवी ऑफिस की ओर निकले थे, उस कार को शुरू में ही पुलिस वाले फॉरेंसिक जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। जब अब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है, तो उसमें कहा जाता है कि कार की डिक्की में से खून की एक बूंद बरामद की गई थी। जब इस कार की इस एक बूंद खून का डीएनए टेस्ट कराया गया था, तो इसका मिलान कृति के माता पिता के सैंपल से किया गया, तो दोनों मैच कर गए। मतलब कि उस कार में मौजूद एक बूंद खून कृति का ही था। कार में कृति के एक बूंद खून की मौजूदगी अब बहुत कुछ इशारा कर रहे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस वाले तुरंत एक बार फिर से सिद्धेश और तमनकर और खुशी शाहजानवी को अपनी हिरासत में ले लेते हैं, और अब इन दोनों से पुलिसिया अंदाज में पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। दोनों लंबे समय तक यही रट लगाए रहते हैं कि उन्हें रास्ते में कृति को उतार दिया था, उन्हें नहीं पता है कृति कहाँ गई है। मगर अब पुलिस वाले जब कार के डिक्की में मौजूद कृति के खून के एक कतरे के बारे में पूछते हैं, तो सिद्धेश तमनकर और खुशी शाहजानवी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते, और फिर एक बार पुलिस की कड़ाई के सामने टूटकर सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं। ये सच्चाई रूह कपा देने वाली थी। दरअसल बी ब्लंट में कृति जो थी वो मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी, जबकि यहीं पर खुशी शाहजानवी कृति की जूनियर के तौर पर काम कर रही थी, और सिद्धेश तमनकर अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा था। सिद्धेश तमनकर यहाँ पर लंबे समय से काम कर रहा था और इसका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था, मगर पिछले कुछ महीनों में वह टारगेट अचीव करने में नाकाम हो रहा था। इसके अलावा उसके काम में भी लगातार गड़बड़ी आ रही थी, और इस कारण कृति सिद्धेश तमनकर को एक नोटिस जारी करती है और उससे कहती है कि 16 मार्च 2018 तक या तो आप अपने परफॉर्मेंस सुधार लें, या नहीं तो आप उनकी नौकरी चली जाएगी। इस नोटिस के बारे में 28 साल का सिद्धेश तमनकर अपने साथ काम करने वाली
42 साल की खुशी शाहजानवी को भी बताता है। दरअसल खुशी शाहजानवी पहले से ही शादीशुदा थी, मगर ऑफिस में वह सिद्धेश तमनकर के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। जब कृति सिद्धेश तमनकर को नोटिस जारी करके देती है तो खुशी को डर सताने लगता है कि अब उसकी नौकरी चली जाएगी, उन्हें नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि मार्च महीने में ही सिद्धेश तमनकर अपना परफॉर्मेंस सुधारने में कामयाब नहीं हो सका था। और यहीं पर खुशी शाहजानवी और सिद्धेश तमनकर मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं, एक खौफनाक मंजर, ताकि इसकी नौकरी बचाई जा सके। प्लान के मुताबिक यह दोनों कृति को फोन करते हैं और कहते हैं कि आज तुम हम दोनों के साथ ही कार से ऑफिस चलो। पहले रोजाना कृति ट्रेन से अपने ऑफिस जाया करती थी। इन दोनों के कहने पर कृति इन दोनों को ईगो इको स्पोर्ट्स कार में बैठ जाती है। कृति के कार में बैठने के बाद यह दोनों कार को लेकर सुनसान इलाके में चले जाते हैं और रास्ते में कृति से कहते हैं कि वह सिद्धेश तमनकर को नौकरी से ना निकाले। इस पर कृति जवाब देती है कि इस बारे में ऑफिस में मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। जब कृति की ओर से इन दोनों को मन मुताबिक जवाब नहीं मिलता है तो दोनों कार में के अंदर बैठे ही कृति से लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई के दौरान सिद्धेश तमनकर और खुशी शाहजानवी मिलकर दुपट्टे से कृति का गला घोट देते हैं। काफी देर तक गला दबाए रखते हैं और उसकी इस कारण से उसकी मौत हो जाती है। कृति की मौत के बाद ये दोनों अब लाश को ठिकाने लगाने के प्लान में लग जाते हैं, मगर सब कुछ नॉर्मल लगे इसीलिए यह दोनों कार के शीशे को सनरूफ से ढक देते हैं और कृति की लाश को कार के अंदर ही छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं। फिर वहां से वापस आकर कार को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और पहले तो कार के अंदर ही कृति के शव को 3 टुकड़ों में काटा जाता है और फिर तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। और फिर ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के बाद पास के ही एक कार वॉशिंग सेंटर में जाते हैं और अपनी कार की अच्छे से अंदर बाहर सफाई करवाते हैं। यहाँ से यह दोनों कृति के घर जाते हैं और उनके परिवार वालों के साथ मिलकर कृति को खोजने का नाटक करने लगते हैं। किसी को शक न हो इसीलिए सिद्धेश और खुशी ऑनलाइन कृति को ढूंढने के लिए भी कैंपेनिंग चलाते हैं और खुद ही चलकर पुलिस तक भी जाते हैं ताकि पुलिस को इन पर किसी भी तरीके का कोई शक न हो। कार की धुलाई करवाने के बाद इन दोनों को लगता है कि वह कहीं भी पकड़े नहीं जाएंगे, मगर किस्मत कह सकते हैं कि खुशी की किस्मत कृति की किस्मत से कार धोने वाला जो कार की डिक्की की अच्छे से सफाई करने में वह नाकाम रह जाता है और कृति की खून की एक बूंद डिक्की में ही रह जाती है और इसी एक बूंद से पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। इस पूरे खुलासे के बाद सिद्धेश तमनकर और खुशी शाहजानवी पर किडनैपिंग, पुलिस को गुमराह करने का, सबूत मिटाने का, हत्या करने का जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया जाता है और इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में पता करें तो बेल पर खुशी शाहजानवी जेल से बाहर आ चुकी है, जबकि सिद्धेश तमनकर अभी भी जेल में है। वहीं पुलिस आज तक कृति के लाश के टुकड़ों को बरामद नहीं कर पाई है। दोस्तों, इनके किए की सजा तो इन दोनों को अदालत में मिल ही जाएगी, मगर आपके अनुसार सिद्धेश तमनकर और खुशी शाहजानवी को क्या मिलना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाइएगा। यही थी हमारी आज की कहानी कृति की। बाकी आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की कुछ और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।